गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द वीडियो नंबर 3। हमने देखा था वीडियो नंबर 2 में कि हमने क्लासीफाई किया था रिले को ऑन द बेस ऑफ द एप्लीकेशंस। कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, एप्लीकेशंस के क्लासीफाई किया था। हमने बेसिकली स्विचिंग ऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस किया था, कॉल को समझा था, जैसे डीसी डीसी कॉल क्या होता है, एसी कॉल क्या होता है, सबसे उसमें शेडिंग का यूज़ किया जाता है, जो शेडिंग यूज करके हम कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते थे। रिले नंबरिंग हमने देखा था, और 4 पिन रिले का सर्किटरी देखा था, 11 पिन रिले का सर्किटरी देखा था, और 9 पिन रिले का सर्किटरी देखा था। और मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम 7 पिन, 4 पिन, 5 पिन और DIN स्टैंडर्ड एंड सर्किटरी को देखेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली तो यहाँ इंट्रोडक्शन है टुडे लेक्चर का कि हम यहाँ पे पहले DIN स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि DIN स्टैंडर्ड होता क्या है। ओके, सो जो DIN स्टैंडर्ड ना, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, जो ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में काम करती है। और अब तो पुराने हो गए हैं, पहले यूरोपियन नंबरिंग सिस्टम ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इससे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी यूज़ में की जाती है। तो जो उस रिले से रिलेटेड है वही मैं बातें यहाँ पे करूँगा। सो पहले हम समझेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है, कि वाई वी नीड द स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। कि स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है ना, कि कोई भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं या फिर कोई भी इंजीनियरिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लो आप, तो उसमें ना यूनिफॉर्मिलिटी आ जाती है ना। यूनिफॉर्मिटी होने से क्या होता है ना, कि इसमें आप एडिशन कर सकते हो इन फ्यूचर के स्कोप बढ़ जाते हैं ना। सो क्या वो मतलब स्कोप बढ़ जाते हैं, मतलब आप इसको स्केल कर सकते हैं ना, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप फ्यूचर में कि अगर हर एक चीज़ का साइजेस अलग है, सेम है, तो स्टैंडर्ड साइजेस के हैं, किसी के विथ सेम है, नंबरिंग सेम है, तो आप फ्यूचर में इतना यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म हो जाता है कि आप किसी भी वेंडर से वो चीज़ें खरीदो और अपने सिस्टम में लेके लगा दो, क्योंकि वो लोग सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, पैनल्स के फील्ड में। आप देखोगे कि आप जितने भी कॉन्टेक्ट्स यूज़ करोगे, MCB होंगे, रिलेज होंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइस होंगे, स्विचिंग डिवाइस होंगे, सभी एक स्टैंडर्ड्स में आते हैं, है ना। उन पर कुछ कोडिंग्स लिखे होते हैं, जैसे IEC स्टैंडर्ड हुए, NEMA स्टैंडर्ड्स हुए, DIN स्टैंडर्ड्स हुए। तो ये सब ना एज ए टेक्नीशियंस आपको जानना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ इक्विपमेंट ख़राब होता है तो रिप्लेसमेंट करने के लिए आप मार्केट में जाओगे, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि मुझे क्या मार्केट में चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। बहुत कुछ आपको उल्टा सामान भी लेकर आ सकते हो, क्या वो फिट नहीं बैठेगा। तो बेसिकली ये क्लास जो है ना, ये वीडियो मैं आपको जो भी मैं सीखा हूँ इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से, ये बताऊँगा कि आप जो भी नेम प्लेट है, रिले पे हैं, कॉन्टैक्ट्स पे हैं, उसको आप कैसे पढ़ें, है ना। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उस नेम प्लेट्स के, क्या जो भी डायग्राम है, कॉइल डायग्राम है, वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो ये दो स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट है, जो IEC है और DIN है। मोस्टली लोग इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशंस, IEC, मोस्टली लोग IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशंस का ही फॉलो करते हैं। सारे वेंडर्स हैं, स्नाइडर हुए, ABB हुए, है ना, लाइक ABB, स्नाइडर, ना एक चिंट का भी आता है, CHINT, चिंट की कंपनी के भी आते हैं। वो लोग सब IEC ही फॉलो करते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। DIN का फॉलो होता है, पुराने हैं काफ़ी, ओल्ड सिस्टम में आते हैं, लेकिन इसके बेसिकली मैंने DIN का अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये DC एप्लीकेशंस में ज़्यादा फॉलो होते हैं और IC AC एप्लीकेशंस में, है ना। तो ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो अभी जैसे बताया कि यूनिवर्सल हो जाते हैं, सारे एक ही कॉमन रहेंगे, तो आप मार्केट में जाके किसी भी वेंडर का लाके रिप्लेस कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है ना, कि वेंडर मोनोपोली करने के लिए वो एक कार्टेल सिस्टम बना देते हैं कि लाइक उनका सामान उनके स्पेयर्स में ही फिट होंगे। तो ये कुछ हद तक रखा गया है, जैसे स्पेयर्स कुछ हद तक ये अलाउ होता है, कुछ हद तक ये अलाउ होता है कि वो अपने स्पेयर्स को ही फिक्स करे, लेकिन मोस्टली टाइम और दूसरा है फिजिबिलिटी है ना, स्केलेबिलिटी है, और एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, तो लमसम यही है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब। है ठीक है, तो छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लासेस था मेरा, बेसिक तो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी था ऐसा करना। आगे हम पढ़ेंगे 4 पिन एंड 5 पिन रिले पे। सो चलिए अब DIN स्टैंडर्ड्स को जानते हैं। तो DIN क्या ना, DIN 72552, DIN मतलब जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो
तो बेसिकली इसको समझते हैं ये क्या है, ये क्या स्टैंडर्डाइज करती है। सो ये स्टैंडर्डाइज करते हैं ना, इट इज़ ए स्टैंडर्ड टू लेवल लो पावर डिवाइसेस टर्मिनल, है ना। अभी जैसे बताया कि आईसी ज़्यादातर फॉलो होता है, लेकिन ये कुछ हद तक ऑटोमोबाइल में दो होते हैं ना, एक यूरोपियन नंबरिंग सिस्टम होता है, एक ऐसे ही होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, है ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, और एक डीआईएन होता है। ये ओल्ड हो गया है लेकिन अभी कुछ कुछ अंश इसके यूरोपियन नंबरिंग सिस्टम में है। तो आज के हमारे जो भी रिले है ना, 4 पिन है, 5 पिन है, वो रिले डीआईएन स्टैंडर्ड्स में ही मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आईसी है, और ऐसे ही जो होते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड सो जैसे कहा कि ये ओल्ड सिस्टम है, लेटर अडोप्टेड बाई ईएन यूरोपियन नॉर्म्स एंड यूरोपियन नॉर्म्स आईसी होते हैं वो जनरल रिलेज बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था, 14 पिन, 11 पिन, 9 पिन, जो स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहे थे पैनल्स में। और डीआईएन जो ऐसे ही है वो आज भी ऑटोमोबाइल्स में ही रिले बनाते हैं, ऑटोमोबाइल रिले होते हैं ना। जो 4 पिन और 5 पिन रिले है ना, ये हम हार्डली पीएलसीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, ये पीएलसी में यूज़ नहीं करते हैं और ना ही पैनल्स में यूज़ करते हैं, पर इनका यूज़ है ऑटोमोबाइल सिस्टम में, है ना। जैसे डीजी हुआ, जीजी हुआ, यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 5 पिन और 4 पिन, एक्चुअली हमारे टेक्नीशियंस जो है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो, उनको डे टू डे लाइफ में ये ज़रूर फेस करना पड़ता होगा कि जैसे मैं भी अब इंडस्ट्री में काम करता हूँ ना, तो कोई चीज़ ख़राब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो सबसे पहले पिन पॉइंट हमें किया जाता है कि अरे यार रिले ख़राब हो गया। तो रिले है तो एटलीस्ट ये बताना ज़रूरी था कि इसमें भी सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, इसमें भी स्विचिंग हो रहा है, इसमें भी सेंसिंग हो रहा है, इसमें भी प्रोटेक्शन हो रहा है। तो थोड़ा सा ही लगेगा टाइम, आप सीख लो, पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि 4-5 पिन का देखूंगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी इतनी ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, 4 पिन 5 पिन से ज़्यादा ज़रूरी हमारा डीआईएन रेल्स समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डीआईएन वही स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो रेल्स क्या होता है ना, देखो, जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्डाइजेशन करना कितना ज़रूरी होता है यूनिफॉर्मिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, है ना। तो उसी तरह जब फिट्स होते हैं ना, ये जैसे ये स्टैंडर्ड जनरल रिले है ना, तो इसके डायमेंशंस जो है ना, डायमेंशंस ये फिक्स होते हैं, है ना। इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। मतलब किसने किया है? डीआईएन ने किया है, एसआई ने किया है, आईसी ने किया है। लेकिन आज भी जो रिले है ना, चाहे वो आईसी बनाए या एसआई बनाए या फिर यूरोपियन नॉर्म्स वाले स्टैंडर्डाइज करें, वो आज भी जो भी अपने डायमेंशंस रखते हैं वो डीआईएन रेल के हिसाब से ही रखते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि जब आप डीआईएन को ओल्ड सिस्टम बोल रहे हो और यूरोपियन नॉर्म्स को न्यू सिस्टम बोल रहे हो, तो आप सबको एक बार चेंज कर दो ना। पर यहाँ पे ऐसा चेंज नहीं है। आप आईसी के भी पैनल रिलेज या कॉन्टैक्टर्स या एमसीबी डीआईएन रेल में ही फिट होते हैं। तो मेरे को भी बहुत दिक्कत होता था कि भाई कि कभी डीआईएन फॉलो कर रहे हैं, कभी नेमा फॉलो कर रहे हैं, कभी आईसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलो हो रहा है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उसी हिसाब से काम चल रहा है। तो इस पे फोकस ना करते हुए कि कौन सा स्टैंडर्ड क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हम फोकस करते हैं कि जो अभी इंडस्ट्रीज़ में है, चाहे भी जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो वही फॉलो करते हैं कि आप लोग को भी यही मिलता होगा। तो आपको ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें दिख रही है ना, इसे रेल्स कहते हैं ना। रेल्स में ही रिले जाके फिट होता है ना, ये रिले का बेस है, ठीक है। और इस पर ही ये चीज़ें जाके फिट होगी। देखिए ये एक शेप बना, ये हैच बना हुआ ना यहाँ पे, और इसे हम एडाप्टर कहते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है, आप टर्मिनोलॉजी सही चीज़ें करना है। कोई लैच कहेंगे, कोई क्लिप कहेंगे, कह सकते हैं, लेकिन मोर टेक्निकल भाषा में इसे एडाप्टर ही कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें देखिए ये बेस है, ठीक है ना। तो डीआईएन रेल स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है, कि अगर हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं इसके डायमेंशंस के हिसाब से, डीआईएन रेल के हिसाब से, तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं ना कि पहले वो क्विक इंस्टॉल हो जाएंगे, कि आप किसी भी वेंडर का लेकर आओ रिले, वो स्टैंडर्डाइज है कि डीआईएन रेल पे ही फिट हो गए। मैं एबीबी का लेकर आऊँ, स्नाइडर का लेकर आऊँ, सीमेंस का लेकर आऊँ, या मुझे 8 पिन रिले चाहिए, किसी का भी लेकर आओ, स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, लेकर आओ, मेरे को ये टेंशन नहीं है कि वो फिट होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं कि डीआईएन रेल में फिट होंगे। सो क्विक इंस्टॉलेशन होता है, ईजी टू कॉन्फ़िगर होता है, और स्केलेबल होता है, और एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट मतलब अगर कोई चीज़ ईजी हो जाती है ना, तो वो एफिशिएंट होती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे, कॉम्पैक्टली हो जाए, वो एफिशिएंट है। स्केलेबल है क्योंकि अगर स्टैंडर्ड साइज़ से हैं तो ऑब्वियस है कि वो उसमें जाकर फिट हो जाएंगे, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ हद तक ना ये जो एबव सोसाइटीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया ना, कुछ हद तक हमें ये सहूलियत देते हैं कि आपको डायमेंशंस के बारे में नहीं सोचना है, आप केवल अपने लॉजिक्स के प्रोग्रामिंग के बारे में सोचो कि कहाँ पे कौन से रिले लगेंगे। बाकी हम डायमेंशंस के बारे में हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, कुछ भी लेकर आओ वो फिट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ओके, डीआईएन रेल को आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डीआईएन रेल होता क्या है, ठीक है। तो ये है आपको डीआईएन रेल है, ये जो मेटलाइज है ना, ये इसके अंदर जो नॉच बने हुए हैं, जैसे ये छोटे छोटे परफोरेटेड अनपरफोरेटेड इसको बोलते हैं, मतलब गड्ढे बने हुए, उसका भी पर्पस है क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो पहले मटेरियल समझते हैं, मटेरियल ऑफ डीआईएन रेल। सो इट इज़ मेड ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील, है ना। कोल्ड रोल, देखिए अब स्टील के भी तो दो टाइप होते हैं, एक होता है हॉट रोल्ड और
और एक होता है कोल्ड रोल्ड। तो ये हॉट रोल जो होता है ना वो रफ सरफेस के होते हैं, वो ज़्यादा प्रीमियम फाइंस नहीं होते हैं। कोल्ड रोल जो होता है ना उसको बार बार ठंडा करके रोल किया जाता है, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाते हैं और ये स्मूथ भी होता है ना, स्मूथ सरफेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कोल्ड रोल के बने होते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, कोल्ड रोल हॉट रोल क्या होता है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा अच्छा लगता है, बता देता हूँ यार, कि आप लोग भी डाउट में ना रहो। ऐसे जो मैंने लेक्चर में लिखे हैं, जो वर्ड्स में ये सब लिखे हैं, कुछ तो जानो उसका मतलब क्या है, ठीक है। और जिंक कोटेड होता है ये ना, जिंक कोटिंग इस पर चढ़ाया जाता है। बेसिकली ये जिंक कोटिंग जो होता है ना कोल्ड स्टील्स पे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से चढ़ाया जाता है। जिंक कोटिंग क्या होता है ना कि वो ऑक्साइड के लेयर्स को ना एक ऑक्साइड के लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड के लेयर क्या करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने और दबा के रखते हैं, ठीक है, मतलब बचा के रखते हैं, वो फिर हवा से रिएक्ट करके रस्टिंग का प्रोसेस नहीं करते हैं, तो इसलिए जिंक कोटेड होता है। और एक DIN रेल का यूज़ क्या है ना कि ये बॉडी और चेसिस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। समटाइम आप देखोगे ना कि रेल को हम लोग बॉडी अर्थ के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी के रूप में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टील से बना हुआ है, कोल्ड रोल्ड है, तो प्रॉपर टोटल स्टील्स नहीं है लेकिन कोल्ड रोल्ड है, तो इसमें कंडक्टिविटी भी रहती है, तो इतना हद तक कंडक्टिविटी रहता है कि हम इसको अर्थिंग के रूप में यूज़ कर सकें, ठीक है। सो तो ये बेसिकली DIN रेल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया मैं। और ये यूरोपियन नॉर्म्स के 60715 से अडॉप्टेड है। इस नॉर्म्स में मतलब इस वैल्यू के जो नॉर्म्स है यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड्स को मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ओके, और इसका और क्या है कि इस डायमेंशन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टॉलरेंसेस, है ना, कि एक्चुअली बात है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऐसे मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों दिया, अच्छा कुछ रीज़न होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे हम लोग क्यों फोकस करते हैं कि जो हमारे इस टाइप के जो होते हैं ना, इसको हेड शेप करते हैं, हेड शेप कहते हैं, ठीक है। देखिए ये इस टाइप का बने हुए हैं, है ना, अगर इसको पलट दोगे ना तो इसके ये लेंथ है, इसके कुछ ब्रेथ हैं। तो बात है ना कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाते हैं, चाहे वो MCB हुआ, MCCB हुआ या रिले बेस हुआ, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, है ना। तो वाइब्रेशंस कभी क्या होता है कि अगर आप कभी एक्सपीरियंस करना कि कॉन्टैक्टर काफ़ी वाइब्रेट करता है, अगर उसमें सप्लाई वोल्टेज ना आए, डस्ट ना आए, तो ये इतने वाइब्रेट करते हैं ना कि इसको एक स्ट्रेंथ चाहिए DIN रेल को कि उसको होल्ड करके रख सके। तो इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे भी हमको इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और कोल्ड रोल्ड स्टील जो है या गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील जो है, ये लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छे से प्रोवाइड करती है, इसलिए हम लोग DIN रेल का यूज़ करते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना, पैनल में 2 हुक लगा के नट बोल्ट से भी कस कर देते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन को रोक नहीं पाएगा। तो ये जो अनपरफोरेटेड नॉच बनाते हैं ना, तो इस नॉच को बनाने से क्या फ़ायदा होता है ना कि ये वाइब्रेशन जब होता है तो ये मटेरियल भी हीट होता है, और मटेरियल हीट होने के बाद क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है। तो इसलिए ये नॉच को बनाया जाता है ताकि ये वाइब्रेशन को ईजिली अपने अंदर डिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जान लीजिए। हाँ, हमारा तो मेन काम है इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या मटेरियल DIN रेल का यूज़ होता है, एल्युमिनियम का यूज़ कर सकते हैं, है ना, SS स्टील का यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि ये सस्ता होता है और ईजी टू अवेलेबल है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। एल्युमिनियम का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है, और स्टेनलेस स्टील का यूज़ भी नहीं करते हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। हल्का होना तो यूज़ ना करने का सवाल नहीं होता है एल्युमिनियम का, पर ज़्यादातर GS का गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने टाइप के होते हैं, एक सॉलिड टाइप के होते हैं जिसको अनपरफोरेटेड बोलते हैं, और एक होता है परफोरेटेड जिसमें ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए, देखिए छेदा होल किए हुए हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देखिए समटाइम क्या होता है ना कि हमें 2 चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, या तो हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे फोकस करें और या फिर हम क्या कहते हैं वाइब्रेशन को डिसिपेट करने के ऊपर फोकस करें, है ना। तो हम लोग क्या समटाइम क्या होता है ना कि ये वाला जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़्यादा बड़े चीज़ें जो होते हैं, जैसे मैंने अपने पैनल्स में देखा है जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ना, जहाँ पे ट्रांसफार्मर 500 VA के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, MCC भी लगे हुए हैं 250 एम्पियर के, 160 एम्पियर के। तो इतने बड़े बड़े रेटिंग के जो इक्विपमेंट है वो इस टाइप के अनपरफोरेटेड टाइप के रेल्स में ज़्यादा लगे रहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। माना कि वे वाइब्रेशन को ज़्यादा बेटर वे में डिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा देखें या वाइब्रेशन को देखें। तो हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहीं भाई लाइट आने पे या वाइब्रेशन होने पे कहीं गिर के वो टूट ना जाए। तो इस टाइप के जो परफोरेटेड टाइप है ये लो पावर सर्किट में यूज़ होते हैं, और ये जो अनपरफोरेटेड हैं ये आपके हाई पावर सर्किट में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ DIN रेल बेस्ड ऑन द टॉप हेड टाइप एंड C सेक्शन एंड G सेक्शन। तो थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए कि T हेड को कैसे करते हैं। टॉप हेड मैंने बताया था कि ये हेड की तरह दिखता है, ये हेड है, ठीक है। तो इसका विड्थ जो है वो आपका 35 mm होता है, और इसके ये जो हाइट है आपका 7.5 mm होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट 65 एम्पियर तक हैंडल कर लेता है, मतलब इस स्मॉल एपरेटिस को हैंडल कर लेता है। ये जैसे जैसे जाओगे ये विड्थ डबल होते जाएगा, 7.5 है तो इसका डबल कितना होगा, 16 mm ना, 16 mm हो जाएगा, तो मतलब थोड़े से और एम्परेज रेटिंग के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो इसका स्टैंडर्ड कितना है, 35 है। तो आप कभी भी DIN खरीदने जाओगे ना तो ये आपको कंफर्म मिलेगा 35 mm, 7.5, 35 mm, 16 mm, इस टाइप के करके आपको डायमेंशंस मिलेंगे वहाँ पे, है ना।
तो 35 ही होता है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये है सी टाइप है, देखिए इसका शेप थोड़ा सी में बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है। तो ये यूज़ फॉर द हैवियर मोड लोड होते हैं, इसे TS32 कहते हैं। इसके जो उसके डायमेंशन जो 35 थे, इसके डायमेंशन 32 होते हैं, है ना। तो इसके एम्पियर रेटिंग 250 एम्पियर होते हैं। और ये जी सेफ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विथ प्रिसाइज अरेंजमेंट, इन सब का यूज़ नहीं होता है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं देखा है, क्योंकि जब भी आप 250 एम्पियर से ज़्यादा जाओगे तो मोस्टली टाइम इसे पैनल माउंटेड होता है बोल्ट नट से, या फिर पैनल में फ़िक्स किया जाता है, लेकिन इसका हार्डली मैंने कहीं यूज़ देखा है। लेकिन फिर भी अगर हाई रेटेड का होगा तो TS15 के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो DIN रेल्स के क्या क्या एसेसरीज़ हैं ये आप थोड़ा देख लो। एक तो है कि सपोर्ट ब्रैकेट्स होते हैं, यू नो, ये आपके हुए सपोर्ट ब्रैकेट, ठीक है। ये आपके पैनल में जाके इस तरफ फिट हो जाएंगे, मान लीजिए पैनल का सरफेस है तो यहाँ फिट हो जाएंगे, और इस पर DIN रेल बैठेंगे, है ना। तो इसे सपोर्ट ब्रैकेट्स कहते हैं, और इसे स्पेशर कहते हैं। ये वाला चीज़ जो स्पेशर है कि दो दो अगर रिलेज लगे हुए हैं या फिर कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में ये स्पेशर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से चिपके ना। ये PVC मटेरियल के बने होते हैं, आप ये देखोगे अपने पैनल में अगर खोजोगे जहाँ भी आप काम करते हो तो, ठीक है। ये कुछ जंपर्स होते हैं, ये जंपर्स होते हैं। जैसे जंपर्स बेसिकली क्या होता है ना कि जंप करना मतलब होता है एक कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट को हम लोग केबल से अगर टाई अप कर देते हैं तो उसको जंप कहते हैं, ठीक है। तो ये करना ज़्यादा रिस्की होता है, ये जंप करना, ठीक है, केबल से करना। तो ये भी जंपर्स के ही काम करते हैं। यहाँ पे जंप केबल ना करने की वजह से ना हमने इंटरनली इसको कनेक्ट कर दिया है ना, इंटरनली हमने एक पतले पतले कनेक्टर से इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये जंपर ही कहलाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये ब्रैकेट्स हैं, एंड ब्रैकेट्स हैं, है ना। जो ब्रैकेट का काम क्या होता है ना कि इसे आप रोक के रखना है ना, ब्रैकेट जैसे हमने इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ये इसको जंपर को कस कर रोक कर रखता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद मतलब इसका पर्पस खत्म हो गया, अब यहाँ से कुछ दूसरा चीज़ शुरू होगा। तो एक यूनिफॉर्म इक्विपमेंट के लिए ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होता है, स्पेसर यूज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म इक्विपमेंट के लिए ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होते हैं, स्पेसर यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे ही एक इक्विपमेंट खत्म होकर दूसरा इक्विपमेंट शुरू होता है, मान लीजिए जंपर्स खत्म होकर MCB शुरू हो रहा है, MCB खत्म होकर रिले शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये क्लैंप होते हैं, कुछ कुछ यू क्लैंप्स भी होते हैं, और यू क्लैंप्स ही ज़्यादा यूज किया जाता है, जो हम क्या करते हैं ना कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए पैनल में डाला जाता है। उसका फोटो इसमें नहीं डाला हूँ, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूज नहीं होता है। बेसिकली आपको पैनल एसेसरीज में DIN रेल को फिट करने के लिए यही मिलेगा। पहला मिलेगा आपको, रेड से डिनोट करता हूँ, ये सपोर्ट ब्रैकेट्स मिलेंगे, स्पेसर मिलेंगे, जंपर मिलेंगे और ब्रैकेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ईजी समझ में आएगा कि ये सपोर्ट ब्रैकेट है, कैसे सपोर्ट ब्रैकेट पे DIN रेल को स्क्रू से फिट किया गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम रिले देखते हैं, रिले नंबरिंग, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। 4 पिन रिले देखते हैं। 4 पिन रिले जो DIN स्टैंडर्ड 72552, अच्छा अच्छा, इसको मैं 2 भाग में बनाऊंगा। ये अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए हैं, तो आपको ये DIN रेल तक ही रहने देता हूँ। यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद पुटअप करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत से करते करते ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी दिक्कत आएगा, ठीक है। सो आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे रिवाइज करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बोलूँगा कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो उसे नोट डाउन करो, और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए गूगल पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि खुद से अगर सर्च करोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 पिन रिले पढ़ेंगे। 4 पिन रिले, माइक्रो मिनी रिलेज क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके सर्किटरी क्या है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।